कोई बात नहीं, ठंडी का समय है। चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक। हाँ, सबको हैप्पी न्यू ईयर। टॉपिक है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसको हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक, अब इस बौद्धिक संपदा अधिकार की सबसे पहले हम डिफिनीशन देखेंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक, और दूसरा है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एक को हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा और दूसरे को हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। दो चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। तो बौद्धिक संपदा का मतलब होता है कि मानव मस्तिष्क की ऐसी कोई भी रचना, ठीक है, मानव मस्तिष्क की ऐसी कोई भी रचना जो समाज के लिए उपयोगी हो और उसके लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ठीक है, मानव मस्तिष्क की कोई भी ऐसी रचना जो समाज के लिए तो उपयोगी हो और उसके लिए भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो, तो इसको हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा। और इस संपदा पर सिर्फ उसी का अधिकार हो जिसने इसको बनाया है। ठीक है, हाँ जी सनी जी, पीडीएफ में है। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क की ऐसी कोई भी रचना जो समाज के लिए उपयोगी हो और खुद उसके लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो, तो उसको हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा। और इस बौद्धिक संपदा पर उसी का अधिकार हो जिसने इसका निर्माण किया है, उसको हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक, तो पहले बौद्धिक संपदा, दूसरा बौद्धिक संपदा अधिकार। अब इस बौद्धिक संपदा अधिकार से लाभ क्या क्या हो सकता है? तो पहले लाभ में यह है कि इससे इनोवेशन को बढ़ावा मिल सकता है, नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा, जो व्यक्ति इसको बनाता है वह उसको आर्थिक रूप से लाभ मिलता है। इस नई चीज की जो मार्केटिंग होती है या इस नई चीज का जो लाभ होता है वह आम आदमी तक पहुंच जाता है। इसकी तकनीकी का वितरण दूर दूर तक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इससे अन्य वैज्ञानिकों एवं अन्य नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो ये आपके आईपीआर के लाभ हैं। अब जो आपकी अभिव्यक्ति होती है, किसी भी व्यक्ति की जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति होती है, वह एक दो दिन में तो डेवलप होती नहीं है। इसको डेवलप होने में काफी लंबा समय लग जाता है। और इस बौद्धिक संपदा पर उसी का अधिकार होता है। कोई इसका दुरुपयोग न कर ले, कोई दूसरी इसकी कॉपी न कर ले, कोई दूसरे उसके थॉट को या कोई दूसरे उसके आविष्कार को चुरा न ले। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम है वीपो। इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, पेटेंट इसी में होता है, अभी आगे आएगा सब। इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन किया गया 1967 में। ये क्या करता है, आईपीआर का बंटवारा करता है, यानी कौन कौन सा क्षेत्र आईपीआर के अंतर्गत होगा और कौन नहीं होगा। और इसी वीपो के तहत 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
डब्ल्यूटीओ की सहायता से ट्रिप्स का गठन किया गया। ठीक है, ट्रिप्स का गठन किया गया। ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड ऑस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या नॉर्मली हम इसको बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट। ठीक है, अब जो वीपो है, वीपो जो है 1967 में इसकी स्टैब्लिश की गई थी। 1967 में, और यह यूनाइटेड नेशन की एक सहायक संस्था है। ठीक है, जो आपकी वीपो है यूनाइटेड नेशन की एक सहायक संस्था है, और इसका जो मेन काम है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह आईपीआर का नियमन करती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईपीआर का नियमन करती है और सदस्य राष्ट्रों के बीच समन्वय करती है। ठीक है, और सदस्य राष्ट्रों के बीच क्या करती है? समन्वय करती है। और इसी वीपो की सहायता से डब्ल्यूएचओ ने एक और संस्था का गठन किया जिसका नाम है ट्रिप्स, 1995 में। अब ट्रिप्स क्या करती है? ट्रिप्स का मेन काम होता है पेटेंट से संबंधित, यानी ट्रिप्स जो होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट की न्यूनतम समरूप व्यवस्था स्थापित करती है। ठीक है, यानी पेटेंट, जो पेटेंट होता है एक प्रकार का आईपीआर होता है, तो ट्रिप्स किससे रिलेटेड है? आपके पेटेंट से रिलेटेड। ठीक है, डब्ल्यूटीओ, एचओ कहां लिखा हो? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट की न्यूनतम समरूप व्यवस्था स्थापित करने का काम कौन करती है? ट्रिप्स करती है। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि डब्ल्यूटीओ के कुल 6 समझौतों का ये ग्रुप है। ठीक है, और इस 6 समझौतों में पहला है आपका GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, जो वस्तु से संबंधित है। दूसरी जो संस्था है इसकी, जिसको हम बोलते हैं GATS, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो सेवा से संबंधित है। तीसरी संस्था है जी ट्रिप्स। ठीक है, जनरल ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो आपके बौद्धिक संपदा से संबंधित है। चौथी संस्था है इसकी जी ट्रिज्म इसको बोलते हैं, जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर करती है, यानी पूंजी से संबंधित है। पांचवी संस्था है इसकी MFA, ठीक है, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट इन्वेस्टोपेडिया इसको बोलते हैं, जो कपड़े से संबंधित है। और छठी संस्था है AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो ये 6 समझौते हैं डब्ल्यूटीओ के, और इसी डब्ल्यूटीओ के 6 समझौतों में जो तीसरा समझौता है वो किससे है? आपका बौद्धिक संपदा से है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्स। और ये जो ट्रिप्स है वो क्या करती है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट की न्यूनतम समरूप व्यवस्था को स्थापित करती है। ठीक है, अब आईपीआर के अगर हम टाइप्स देखें तो आईपीआर के बहुत सारे टाइप्स हैं। संस्था को आप याद रखे रहिएगा, वीपो क्या है, ट्रिप्स क्या है, कब इनका गठन हुआ है, और ये किसके अंतर्गत कार्य करती है? डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत। ठीक, अब चलते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ आईपीआर। बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार। तो बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार में पहला है आपका पेटेंट, दूसरा है आपका
कॉपीराइट, पेटेंट, कॉपीराइट। तीसरा है आपका ट्रेडमार्क, चौथा है आपका ट्रेड सीक्रेट, पांचवा है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है ना, कितने हुए? 2 2 4 5। छठा है आपका ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, लास्ट है आपका सातवां इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये 7 प्रकार के आपके आईपीआर, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेडिशनल नॉलेज और इंडस्ट्रियल डिजाइन। क्लियर? अब बात करते हैं पहला पेटेंट की, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक, अब आप इंपॉर्टेंट देख लीजिए। पहला है आपका इंपॉर्टेंट पेटेंट, और दूसरा है आपका इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल इंडिकेशन। प्री में जो क्वेश्चन आता है, चाहे मेंस में, आपके इसी पॉइंट से क्वेश्चन आता है। पेटेंट है, पेटेंट। ठीक है, अब देखिए जो पेटेंट होता है, इसको आप लोग इकोनॉमिक्स में और थोड़ा सा डीपली भी पढ़ोगे, तो जो पेटेंट होता है ये औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आविष्कारों पर दिया जाता है। ठीक है, जो औद्योगिक दृष्टि से के महत्वपूर्ण आविष्कार होते हैं उस पे ये दिए जाते हैं। कुछ देशों में इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर पर भी पेटेंट दिया जाता है। ठीक है, और पेटेंट जो है एक ऐसा आईपीआर है जो उत्पाद एवं प्रक्रियाओं पर दिया जाता है। इस पे उत्पाद एवं प्रक्रियाओं पर, यानी कि प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग दोनों पर दिया जाता है। ठीक है, तो पेटेंट जो दिया जाता है वह कैसे उत्पादों पर दिया जाता है, तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि उत्पाद जो होना चाहिए बिल्कुल नया होना चाहिए। ठीक है, यानी यूनिक होना चाहिए। दूसरा, उत्पाद का औद्योगिक उपयोग होना चाहिए। ठीक है, उत्पाद नया होना चाहिए, उत्पाद का औद्योगिक उपयोग होना चाहिए, और तीसरा जो है ये क्राइटेरिया है कि नवाचार के क्रम में इसका उपयोग होना चाहिए। ये पेटेंट मिलने की 3 क्राइटेरिया है, यानी उत्पाद नया होना चाहिए, उत्पाद का औद्योगिक उपयोग होना चाहिए, और तीसरा है नवाचार के क्रम में इसका उपयोग होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया है पेटेंट को मिलने का। ठीक है, तो किसी भी आविष्कार का, यानी जैसे कोई व्यक्ति कोई आविष्कार करता है, तो किसी भी आविष्कार का व्यावसायिक दुरुपयोग न हो, किसी के भी रचना का व्यावसायिक दुरुपयोग न हो, इसी के संरक्षण के लिए जो अधिकार निर्धारित किए जाते हैं उसी को हम पेटेंट कहते हैं। सिंपल सी चीज। ठीक है, यानी पेटेंट हम किसको कहते हैं
किसी भी आविष्कार का व्यावसायिक दुरुपयोग न हो तो उसके संरक्षण के लिए जो अधिकार निर्धारित किए जाते हैं उसी अधिकार को हम बोलते हैं पेटेंट। और पेटेंट क्या होता है कि औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आविष्कारों पर ही दिया जाता है और यह पूरी तरीके से एक कानूनी अधिकार होता है। और पेटेंट देने के लिए 3 व्यवस्थाएं हैं। पहला, उत्पाद बिल्कुल नया होना चाहिए, उत्पाद का औद्योगिक उपयोग होना चाहिए और इसका नवाचार के क्रम में उपयोग होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया है, ठीक है। अब पेटेंट को लेकर सबसे पहले जो अंतरराष्ट्रीय संधि बनी थी वह 1883 में पेरिस संधि थी। 1883 में पेरिस संधि थी और भारत में आजादी के बाद पेटेंट से संबंधित नियम कानून लाए गए थे 1970 में और इसको लागू किया गया था 1972 में। तो जो भारत का पेटेंट एक्ट था 1972 पेटेंट एक्ट, ये इंडिया के रिस्पेक्ट में भी बता रहे। भारत के संदर्भ में जो पहला पेटेंट एक्ट आया था वो 1972 में आया था। दूसरे संशोधन के साथ आया 1999 में। तीसरे संशोधन के साथ आया 2002 में, ठीक है। यानी ये जो 3 आप पेटेंट एक्ट देख रहे हो, यह जो पेटेंट एक्ट है यह भारतीय ढंग का है, यह भारतीय कानून के अनुरूप है। क्लियर? नवाचार में उपयोग का मतलब कि जो नई प्रकार की पद्धति बन रही है, नए प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, उसका हम उपयोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इंडियन पेटेंट एक्ट है 1972, 1999 और 2002, यह जो इंडियन पेटेंट एक्ट है यह भारतीय कानून के अनुसार है। लेकिन फिर इसके बाद 2005 में एक और पेटेंट एक्ट लाया गया 2005 में, और ये जो 2005 में था वो किसके अनुसार था? ट्रिप्स के अनुसार था, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पेटेंट नियम के अनुसार था, अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार था 2005 में। अब ये जो 2005 में लागू हुआ जो पेटेंट एक्ट, तो 2005 के पहले जो पेटेंट हमारे देश में लागू था उसमें सिर्फ प्रक्रिया पर पेटेंट दिया जाता था, यानी कौन चीज कैसे बनाई जा रही है, सिर्फ प्रोसेस पे पेटेंट था। लेकिन 2000 के बाद प्रोसेस के साथ साथ उत्पाद पर भी, यानी उनके प्रोडक्शन पर भी पेटेंट दिया, ठीक है। तो 2005 के पहले किस पे था? प्रोसेस पे। अब उसके बाद प्रोडक्शन पर भी पेटेंट दिया जाता है। सामान्यतः जो पेटेंट की अवधि होती है वो लगभग 20 साल के आसपास होती है, ठीक है, 10 साल से 20 साल, लेकिन जनरली 20 साल तक के लिए पेटेंट दिया जाता है। अब इस पेटेंट में जो भारतीय पेटेंट का कानून है, इस भारतीय पेटेंट के कानून में 2 जो आपके सेक्शन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला सेक्शन है, इंडियन पेटेंट एक्ट की हम बात कर रहे हैं, इंडियन पेटेंट एक्ट की। इस इंडियन पेटेंट एक्ट में पहला है आपका सेक्शन 3D, सेक्शन 3D, और दूसरा है आपका सेक्शन 84, ठीक, एक 3D और दूसरा है आपका सेक्शन 84। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है।
अब चलते हैं सेक्शन 3D की चर्चा करते हैं। अब सेक्शन 3D क्या है कि इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 यानी भारतीय पेटेंट कानून 1970 का जो सेक्शन 3D है उन आविष्कारों की चर्चा करता है जिसके लिए पेटेंट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, यानी यह उन आविष्कारों की चर्चा करता है जिनके लिए पेटेंट नहीं दिया जा सकता। यदि पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद, जैसे किसी वस्तु को पेटेंट दिया गया और 20 साल तक के लिए दिया गया, यदि पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद कोई कंपनी दोबारा पेटेंट के लिए आवेदन करती है, ठीक है, पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद यदि कोई कंपनी दोबारा पेटेंट के लिए आवेदन करती है तो आवेदन करने के साथ उसको निम्न शर्तों का पालन करना पड़ेगा। पहली शर्त है कि बनाया गया उत्पाद बिल्कुल नया हो। ठीक। दूसरी शर्त यह है कि नए उत्पाद की जो दक्षता है वह पहले से अधिक हो। क्लियर। तीसरी जो क्राइटेरिया है कि उसमें मिलाए गए उत्पाद किसी अज्ञात सामग्री से जुड़े हो। पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद अगर कोई कंपनी रीपेटेंट के लिए आवेदन करती है तो पहले तो मिलेगा ही नहीं इंडियन पेटेंट एक्ट सेक्शन 3D के अनुसार। अगर उसको रीपेटेंट मिलता है तो रीपेटेंट मिलने के लिए उसको निम्न शर्तों का पालन करना पड़ेगा कि बनाया गया उत्पाद नया हो, नए उत्पाद की दक्षता पहले से अधिक हो और जो उसमें सामग्री मिलाई गई हो वह भी बिल्कुल नई हो और किसी अज्ञात सामग्री से जुड़ी। ठीक है। अब जब कंपनी आवेदन करती है तो इस पर अंतिम निर्णय जो लेती है वो इंडियन पेटेंट का कार्यालय यानी भारत का जो पेटेंट कार्यालय है वह निर्णय करता है। अब जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां इसको पक्षपातपूर्ण मानती है। ठीक है। क्यों? वो इसलिए कि यदि दोबारा पेटेंट दिया जाता है तो यह एवरग्रीनिंग यानी सदाबहार पेटेंट कहा जाता है इसको। ठीक है। यदि किसी वस्तु को दोबारा पेटेंट दिया जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? एवरग्रीनिंग यानी सदाबहार पेटेंट कहते हैं। सेक्शन 3D के प्रभावी रूप से लागू होने के कारण, सेक्शन 3D के प्रभावी रूप से लागू होने के कारण जो बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के एवरग्रीनिंग की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण हो सका। ठीक है। अब जैसे एवरग्रीनिंग की बात हो रही है तो एवरग्रीनिंग का सिंपल सा अर्थ आप समझ लीजिए कि किसी भी उत्पाद में मामूली परिवर्तन करके उसको पेटेंट के योग्य बनाना, उसी को हम बोलते हैं एवरग्रीनिंग। ठीक है। इससे बड़ा एक चर्चित मुद्दा था भारत में जिसका नाम है ग्लाइवेक नोवार्टिक्स मुद्दा। एवरग्रीनिंग से सेक्शन 3D से, इसका नाम है ग्लाइवेक नोवार्टिस। ठीक है। तो ग्लाइवेक्स नोवार्टिस मुद्दा, और ये कब था? 2013। ठीक है। स्विट्जरलैंड की एवरग्रीनिंग, प्रमोद जी, एवरग्रीनिंग का मतलब होता है किसी भी उत्पाद में मामूली परिवर्तन करके उसे पेटेंट योग्य बनाना। ठीक है। उसको हम बोलते हैं एवरग्रीनिंग। ठीक है। अब इससे जो चर्चित मुद्दे थे वो थे नोवार्टिक्स, ग्लाइवेक मुद्दा 2013 में। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है नोवार्टिस। ये जो नोवार्टिस कंपनी थी ये क्या करती थी कि एक कैंसर की दवा बनाई थी जिसका नाम था ग्लाइवेक। ठीक है।
VEC होता है, ग्लाइवेट। अब इस ग्लाइवेट को पेटेंट दिया गया। अब इस कंपनी ने क्या किया कि कुछ समय के बाद इसमें मामूली परिवर्तन करके बाजार में ले आई और उसको पेटेंट के लिए आवेदन किया, ठीक है, जिसे भारतीय पेटेंट अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। रीजन, क्योंकि इसमें मात्र मामूली परिवर्तन था और बोल रही थी कंपनी की क्या है, ये नया प्रोडक्ट है। अब भारतीय पेटेंट अधिकारियों ने जब इसको अस्वीकार कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट से जब ये केस हारे तो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में गए, इंटरनेशनल कोर्ट में। इंटरनेशनल कोर्ट ने भी नोवार्टिक्स कंपनी को एवरग्रीनिंग का दोषी पाया और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया, ठीक है। तो ये सेक्शन 3D का एक मुद्दा था आपका ग्लाइवेट का, नोवार्टिक्स का। दूसरे हम चर्चा बात करेंगे सेक्शन 84 की। अब 84 क्या है कि पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद अनिवार्य लाइसेंसिंग की व्यवस्था होगी, ठीक है ना। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट पर अगर पेटेंट की अवधि समाप्त हो जाती है तो इसको किसी भी दूसरी कंपनी को इस दवा को या किसी भी प्रोडक्ट के निर्माण का अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन कब दिया जा सकता है, उसको हम अनिवार्य लाइसेंसिंग बोलते हैं। तो दूसरी कंपनी को अधिकार देने के 3 क्राइटेरिया हैं। पहला, विदेशी कंपनी को पेटेंट के लिए 3 साल से अधिक का समय बीत चुका हो। दूसरा क्राइटेरिया हो, कंपनी अपने उत्पाद को भारत में महंगा बेच रही हो, ठीक है। तीसरा, कंपनी द्वारा पर्याप्त मात्रा में उत्पाद नहीं बना पा रही हो, जितनी मांग है उसके अनुसार अगर कंपनी उत्पाद को नहीं बना पा रही हो तो इन 3 क्राइटेरिया में हम कंपल्सरी लाइसेंसिंग यानी अनिवार्य लाइसेंसिंग की व्यवस्था कर देते हैं और उसी उत्पाद को किसी दूसरी कंपनी को बनाने के लिए हम अनिवार्य लाइसेंसिंग दे देते हैं, ठीक है। तो इससे भी एक चर्चित मुद्दा आया था, ठीक है। अब देखिए इंद्रजीत जी, सेक्शन 84 क्या है कि ये एक तरीके से इसको हम कंपल्सरी लाइसेंसिंग या अनिवार्य लाइसेंसिंग कहते हैं। पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद अनिवार्य लाइसेंसिंग की व्यवस्था होगी। अर्थात अनिवार्य लाइसेंसिंग का मतलब होता है उत्पाद को बनाने का अधिकार किसी भी उत्पादक को दिया जा सकता है, यानी कि प्रोडक्शन का जो निर्माण है वह किसी भी कंपनी को दिया जा सकता है, ठीक है। अब सेक्शन 84 के अनुसार भारत सरकार किसी भारतीय कंपनी को अनिवार्य लाइसेंसिंग जारी कर सकती है, लेकिन उसके लिए निम्न 3 शर्तों का पहले देखा जाएगा। 3 शर्तों को, पहले शर्त क्या है कि विदेशी कंपनी को पेटेंट के लिए 3 साल से अधिक का समय बीत चुका हो जो भारत में काम कर रही है। दूसरा, कंपनी अपने उत्पाद को महंगे दर पे बेच रही हो। तीसरा, कंपनी उतनी मात्रा में उत्पाद नहीं बना पा रही हो जितनी मात्रा में जरूरत है। अगर इन 3 शर्तों का पालन वो नहीं कर रही है तो भारतीय अधिकारी क्या करते हैं, किसी भी कंपनी को अनिवार्य लाइसेंसिंग जारी कर सकते हैं। क्लियर। इससे एक चर्चित मुद्दा आया था नेक्सावर और बेयर का मुद्दा, ठीक है। नेक्सावर और बेयर का मुद्दा ये भी कब आया था, आपके 2013 में, ठीक है, 2013 में। अब जो आपकी जर्मनी की कंपनी थी बेयर कंपनी,
जर्मनी की बेयर कंपनी एक कैंसर की दवा बनाई थी जिसका नाम था नेक्सावर। और इस नेक्सावर जो कैंसर की दवा थी, यह भारत में बहुत महंगे दर पर बेच रही थी, जिसकी एक महीने की कास्ट लगभग 2,40,000 रुपए, बहुत महंगे दर पर बेच रहे थे। अब भारतीय कंपनी क्या किए कि इसको किसके दायरे में ला दिए? अनिवार्य लाइसेंसिंग के दायरे में ला दिए, क्योंकि दूसरा प्रारूप है ना, कंपनी बहुत महंगे दर पर अपने उत्पाद को बेच रही हो। तो अब भारतीय अधिकारियों ने क्या किया कि इसी दवा के निर्माण के लिए एक भारतीय कंपनी जिसका नाम था नेटको, NATCO, भारतीय कंपनी नेटको को क्या कर दिया? अनिवार्य लाइसेंसिंग जारी कर दिया। और इस कंपनी ने जो दवा बनाई, सेम कंपोजिशन की जो दवा बनाई, उसकी कॉस्ट आई 8,000 रुपए प्रति महीने। बेयर कंपनी 2,40,000 में वही चीज सप्लाई कर रही थी, भारतीय कंपनी किसमें की? 8,000 रुपए प्रति महीने। अब पेटेंट अधिकारियों के द्वारा जब कंपल्सरी लाइसेंसिंग दी गई तो इसको भी न्यायालय में चुनौती दी गई। किसके द्वारा? बेयर कंपनी के द्वारा, जिसको न्यायालय ने सेक्शन 84 का दोषी माना। ठीक है ना? और भारतीय कंपनियों, भारतीय अधिकारियों की क्या हुई यहां पर? जीत। ठीक है। तो पेटेंट से संबंधित ये दो मुद्दे हैं। एक अभी बड़ा हाल ही में चर्चित मुद्दा और आया है जिसका नाम है DCR। भारत को इसमें हार मिली है। DCR का मतलब होता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट मतलब होता है घरेलू सामग्री जरूरत। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत पेरिस समझौते के बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी गुरुग्राम में स्थापना की गई है, भारत उसका अध्यक्ष भी है, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा 2022 तक लगभग 1 लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सोलर एनर्जी के क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। अब इस 100% एफडीआई की अनुमति के साथ साथ डीसीआर नियम भी लागू किया गया। और इस डीसीआर नियम में क्या कहा गया है कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश करती है तो, अगर कोई कंपनी भारत में निवेश करती है तो उसे घरेलू सामग्री खरीदना हो, ये इसमें कहा गया है। ठीक है। अब इसी प्रावधान के खिलाफ, भारत के इस नियम के खिलाफ जो अमेरिकी कंपनियां थी वो कहां चली गई? WTO में। ठीक। अब जब WTO में चली गई तो वहां पे भारत को हार मिली। ठीक। यानी कि भारत के खिलाफ WTO का फैसला आया, लेकिन भारतीय विशेषज्ञों द्वारा इसे जीत के रूप में देखा गया। इसे जीत के रूप में इसलिए देखा गया कि भारत भले ही वहां पे हार गया है, लेकिन भारतीयता जीत गई, क्योंकि अब क्या होगा? अब विदेशी कंपनियां सस्ते दामों में सोलर अलायंस का निर्माण करेंगी। ठीक है। तो ये चर्चा था। डीसीआर का पूरा नाम है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो पेटेंट से संबंधित आपके ये 3 मुद्दे हैं। ठीक है, सेक्शन 3D, सेक्शन 84 और आपका DCR। ठीक है। तो इतनी चीजें आपके थी पेटेंट में। बाकी WTO के बारे में हम यहां पे नहीं पढ़ेंगे। WTO आप इकोनॉमिक्स वाले सर से पढ़िएगा। क्योंकि एक ही चीज को जब 2 टीचर डिस्कस करने लगते हैं तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सियां आ जाती है।
DCR डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, हाँ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाँ WTO पढ़ चुके होंगे आप लोग। देखो DCR के साथ कहा गया है, प्रियंका जी नाम नहीं समझ में आ रहा है, पिंक प्रियंका, अच्छा पिंक प्रियंका, गुड। उस DCR में ये कहा गया है कि अगर, क्योंकि 100% इसमें FDI है, और इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश करती है तो, ठीक है, अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश करती है तो उसे घरेलू सामग्री यानी भारत से सामग्री क्या होगा, खरीदना पड़ेगा। ये इसमें व्यवस्था लागू की गई थी, जो कि मैक्सिमम निवेश अमेरिकन कंपनी का था, तो उनको ये पसंद नहीं था, तो WTO में गए, ठीक है ना। जैसे आप WTO में गए होंगे तो WTO में 3 बॉडी है, एक है जनरल काउंसिल, दूसरी है DSB और तीसरी है TPRB, ठीक है। तो अब ये 3 जो बॉडी है, यही 3 बॉडी क्या करती है, इससे रिलेटेड मामले को देखती है। अरे भैया अभी पढ़ तो लो विवेक। प्रॉफिट इसलिए हुआ कि भारत भले ही हार गया वहां पे, लेकिन अब क्या होगा कि विदेशी कंपनियां क्या करेंगी कि भारत में पहले तो महंगे दर पर उत्पाद बनाती, लेकिन अब क्या करेंगे कि सस्ते दर पर उत्पाद को अवेलेबल करवाएंगे, और उसके साथ साथ अब बहुत सारी विदेशी कंपनियां अपने सस्ते दर पर भारत में अपने माल की सप्लाई करने के लिए अग्रसर होंगे। ये फायदा मिलेगा भारत को, ठीक है। सोनम जी, घरेलू सामग्री का मतलब इसमें है कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड सामग्री। क्यों नहीं सारिता पांडे जी, ऑब्वियसली चाइना हो सकता है, लेकिन भारत ने अभी चाइनीज प्रोडक्ट पे रोक लगाया है ना, तो गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड करेगा। चलिए दूसरा चलते हैं, IPR चर्चा करते हैं, जिसका नाम है कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट, जैसे आप कोई मैगजीन वगैरह खरीदते होंगे तो उस पर देखिए लिखा रहता होगा कॉपीराइट प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो कॉपीराइट का जो कॉपीराइट का अधिकार दिया जाता है वो लगभग 50 सालों के लिए दिया जाता है। अब ये जो कॉपीराइट है किसके किसके लिए दिया जाता है, शैक्षिक, साहित्यिक, शैक्षणिक, हाँ बताए होंगे इको में, साहित्यिक, शैक्षणिक अथवा कला के क्षेत्र की मौलिक कृतियों पर यह अधिकार दिया जाता है, ठीक है। शैक्षणिक, साहित्यिक या कला के क्षेत्र की मौलिक कृतियों पर यह अधिकार दिया जाता है, जैसे किताबों पर, फिल्मों पर, है ना। कुछ देशों में कंप्यूटर प्रोग्राम पर भी दिया जाता है, ठीक है। और इसकी जो अवधि होती है वो लगभग कितनी होती है, 50 साल होती है। और इसी कॉपीराइट से रिलेटेड एक और टर्म इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉपी लेफ्ट। कॉपीराइट से रिलेटेड एक और टर्म इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉपी लेफ्ट। कॉपी लेफ्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई किताब लिखा, ठीक है, तो मैंने किताब लिखा तो उस किताब पर मेरा कॉपीराइट अधिकार है 50 सालों के लिए। लेकिन अगर हम इसको किसी भी प्रकाशन को अनुमति दे दे, ठीक है ना, अगर हम अनुमति दे दे कि अब इस किताब को आप छापो और इस किताब की आप सेलिंग करो, तो कॉपीराइट की जो अनुमति दी जाती है दैट इज कॉल्ड कॉपी लेफ्ट, ठीक है ना। यानी कि बौद्धिक संपदा को कॉपीराइट के लेखकों की अनुमति से स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना, ठीक है।
स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना, उनको वितरित करना या उनको संशोधित करना, इस अधिकार की जो प्रक्रिया है वो किसके अंतर्गत आती है? कॉपी लेफ्ट के अंतर्गत आती है। ठीक। तीसरी चीज है आपका ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क जैसे आप लोग पढ़ते हो ना ISI मार्क का, ठीक है। ट्रेडमार्क एक ऐसा IPR है जो किसी भी, हाँ, ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो पहली अंतरराष्ट्रीय संधि है वह 1886 की बर्न संधि है। ठीक है इंद्रजीत जी, 1886 की बर्न संधि है और भारत में जो कॉपीराइट एक्ट लागू किया गया था वो 1957 में लागू किया गया था। ठीक, जिसको कॉपीराइट का अधिकार मिलता है, ठीक है ना, जिसको कॉपीराइट का अधिकार मिलता है, अगर यह अधिकार वो किसी दूसरे को अनुमति प्रदान कर दे कि हमारे कॉपीराइट का अधिकार अब तुम इस्तेमाल करो, उसको अनुमति दे दे, उसी को हम बोलते हैं कॉपी लेफ्ट। ठीक। तीसरा है आपका ट्रेड मार्क। ठीक है, तो ट्रेडमार्क जो IPR है, किसी भी व्यापार या उसका संचालन करने वाली संस्था या अथवा व्यावसायिक सेवा या व्यावसायिक उत्पाद, ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई भी व्यापार हो या उसका संचालन करने वाली संस्था हो या कोई व्यावसायिक सेवा हो या कोई कंपनी, ठीक है, अब इनका ब्रांड नेम या इनसे जुड़ा हुआ कोई चिन्ह या तो नाम को अभिव्यक्त करने का विशिष्ट कलात्मक तरीका, नाम को अभिव्यक्त करने का विशिष्ट कलात्मक तरीका या उनसे जुड़ा हुआ कोई व्यावसायिक नारा, इसके लिए जो IPR दिया जाता है उसी को हम बोलते हैं ट्रेड मार्क। ठीक है, 1 मिनट। क्लियर? तो ट्रेडमार्क, हाँ बिल्कुल आकाश जी, ट्रेडमार्क में क्या हो गया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कोई भी व्यापार, उसकी संचालन करने वाली संस्था, कोई भी व्यावसायिक सेवा या कोई भी कंपनी, इन सभी का ब्रांड नेम, इनसे जुड़ा हुआ कोई चिन्ह या इनके नाम को अभिव्यक्त करने का कोई विशिष्ट कलात्मक तरीका या तो कोई व्यावसायिक नारा या तो कोई संदेश, ये सब किसके द्वारा संरक्षित किए जाते हैं? IPR के ट्रेडमार्क के द्वारा। जैसे अगर आप यहां पे स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास अगर चाणक्य की बुकलेट होगी तो चाणक्य की बुकलेट के ऊपर आप ये चिन्ह देखिएगा। ठीक है, अब ये चिन्ह किसके द्वारा सुरक्षित किया जाता है? ट्रेडमार्क के द्वारा। ठीक है ना, 10 सालों के लिए रहता है, यानी ये जो चिन्ह है चाणक्य का, चाणक्य के इस चिन्ह का, इस लोगो का कोई दूसरी कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो उससे फायदा क्या होगा? जैसे आप देखते होंगे नाइक जूते का चिन्ह, एडिडास का चिन्ह, वुडलैंड का चिन्ह, तो अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप चिन्ह देखकर उस कंपनी के बारे में, उस उत्पाद के बारे में अपनी क्राइटेरिया बना सकते हो। ठीक है, अब ट्रेडमार्क की जो व्यवस्था भारत में लागू की गई थी वह 1999 में ट्रेडमार्क अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, अब प्री में इससे एक बार क्वेश्चन दिया गया था,
हाँ, जैसे आकाश जी, कंपनियों का स्लोगन होता है ठंडा मतलब कोका कोला। अब कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है ना? सिर्फ कोका कोला कंपनी, डर के आगे जीत है, सिर्फ ड्यू ही बोल सकती है और कोई नहीं बोल सकता है ना? हाँ, ये बात अलग है कि वहां डर के आगे जीत नहीं होती है। सलमान खान को नहीं देखते हैं, चप्पल पहन के किसी की जान बचा लेते हैं, है ना? वो गिरने नहीं देते हैं खाड़ी से नीचे। तो कोल्ड ड्रिंक पीने से, सॉफ्ट ड्रिंक पीने से डर के आगे जीत नहीं होती है ना? बल्कि हाँ, सही बोला है, मौत होती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेडमार्क में यह है, याद रख लीजिएगा कि प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग ट्रेडमार्क में नहीं किया जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इससे क्वेश्चन भी आए हुए, ठीक है? प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग, हाँ, 10 साल के बाद रिन्यूअल कराना होता है। 10 साल के बाद इसका रिन्यूअल कराना होता है। नहीं कराएंगे तो किसी दूसरे को कंपलसरी लाइसेंसिंग के तहत दिया जा सकता है, ठीक। चौथी है आपकी आईपीआर, ट्रेड सीक्रेट। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार रहस्य, ठीक है? और ये सबसे कमजोर प्रकार का आईपीआर होता है, ठीक है? सबसे कमजोर प्रकार का आईपीआर होता है। भारतीय पेटेंट कार्यालय, प्रमोद जी, किसी भी प्राकृतिक वस्तु, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक वस्तु का प्रयोग हम ट्रेडमार्क में नहीं कर सकते। कोई भी आपका नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है? क्योंकि अब ये प्राकृतिक वस्तु किसके अंतर्गत आ जाती है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत आती है, ठीक है? आप समझ नहीं रहे दिव्या जी। प्राकृतिक वस्तु को संकेतक के तौर पे फिंगर पेपर पे छापने से नहीं, हम हूबहू किसी भी प्राकृतिक वस्तु का ट्रेडमार्क में प्रयोग नहीं कर सकते। उसके नेचुरल स्टेट में हम प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है? अब एप्पल कंपनी जो है, अपने कंपनी के आगे कभी भी लोगो वो तो एप्पल का लगा सकती है, लेकिन सेव नहीं रख सकती है। इतना ध्यान देना, वो सेव नहीं रख सकती है। हाँ, वही ट्रेडमार्क लिखा होता है। टीएम का मतलब होता है ट्रेडमार्क, यानी ट्रेडमार्क के द्वारा वो क्या है? संरक्षित है, ताकि कोई उसका दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक, अब चलते हैं ट्रेड सीक्रेट। किसी भी उत्पाद के बनाने की विधि में, ध्यान से सुनना, किसी भी उत्पाद को बनाने की विधि में उत्पादक के द्वारा किया गया विशिष्ट परिवर्तन, हर्ष जी, ओरिजिनल फॉर्म में हम नहीं रख सकते हैं। बाकी तो चाणक्य का भी लोगो देखो क्या है, पत्ती तो है ही है ना। क्या लिखा गया है? प्राकृतिक वस्तु का हूबहू हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, किसी भी उत्पाद के बनाने की विधि में उत्पादकों के द्वारा किया गया एक विशिष्ट परिवर्तन, जिससे उत्पाद में कुछ विशेष गुण उत्पन्न होते हो, ठीक है? किसी भी उत्पाद को बनाने की विधि में उत्पादकों द्वारा किया गया विशिष्ट परिवर्तन, जिससे उत्पाद में कोई विशेष गुण उत्पन्न होता हो, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं, ठीक है? जल्दी आईपीआर मिलता नहीं है, जल्दी पेटेंट मिलता नहीं है इसमें,
ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। अब जल्दी इस पे पेटेंट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो नया उत्पाद में बनता है उस उत्पाद में कोई वह नया विशेष गुण नहीं आ पाता है जिसके कारण हम उसको पेटेंट दे सके। ठीक है, तो इसलिए ट्रेड सीक्रेट को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आकाश, ट्रेड सीक्रेट को सबसे कमजोर आईपीआर की संज्ञा दी गई। ठीक है, 10 साल के लिए यह भी दिया जाता है ट्रेड सीक्रेट। पांचवा है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको हम बोलते हैं भौगोलिक संकेत। ठीक है, और इस भौगोलिक संकेत का स्लोगन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। अभी तक जो हम लोगों ने देखा पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, ये सब व्यक्तिगत स्तर पे दिया जा रहा है, कंपनी स्तर पे दिया जा रहा है। ठीक है ना। ट्रेड सीक्रेट, हर्ष जी, ट्रेड सीक्रेट का मतलब होता है किसी भी उत्पाद को बनाने की विधि में उत्पादकों द्वारा किया गया विशिष्ट परिवर्तन, जिससे उत्पाद में कुछ विशेष गुण उत्पन्न होते हों, उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, अब जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, कोई भी प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित उत्पाद, कोई भी प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित उत्पाद जिसकी विशिष्टता स्थान विशेष के भौगोलिक गुणों, स्थान विशेष के भौगोलिक गुणों अथवा उत्पादन की विशेष पारंपरिक प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। ठीक है, उसी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन या हम इसको बोलते हैं जीआई टैग दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए राजस्थान की टोपी बनाने का कलात्मक तरीका है, बनता कहां पे है? राजस्थान में। तो जब भी राजस्थानी टोपी की बात होती है तो उसके साथ वहां की भौगोलिक स्थिति का नाम आया राजस्थान। ठीक है, इलाहाबाद का अमरूद। ठीक है, तो कोई भी प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित उत्पाद जिसकी विशिष्टता, हाँ कश्मीर के केसर, जिसकी विशिष्टता स्थान विशेष के भौगोलिक गुणों से, स्थान विशेष के भौगोलिक गुणों से अथवा उत्पादन की एक विशेष पारंपरिक प्रक्रिया से उत्पन्न होती हो, ठीक है, उसे हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी यह है कि यह आईपीआर निजी स्तर पर नहीं दिया जाता बल्कि सामूहिक स्तर पर दिया जाता है। यह आईपीआर निजी स्तर पर नहीं दिया जाता, सामूहिक स्तर पर दिया जाता है। और इसको आईपीआर की कैटेगरी में रखने का एक ही मकसद था कि उस उत्पाद के साथ उस स्थान की भी चर्चा हो। ठीक है, जैसे अगर आप पेठे की बात करते हो तो आगरा का पेठा आता है। ठीक है, आम की बात करते हो तो लखनवी आम, केसर की बात करते हो तो कश्मीरी केसर। ठीक है, तो कोई भी प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित उत्पाद, हाँ मधुबनी गाजर, ठीक, कोई भी प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित उत्पाद जिसकी विशिष्टता स्थान विशेष के भौगोलिक गुणों से अथवा उत्पाद की एक विशेष पारंपरिक प्रक्रिया, यानी वो कैसे बनाई जा रही है, ठीक है, उत्पन्न होती है, तो उसको हम जीआई टैग के द्वारा सुरक्षित करते हैं। और यह आईपीआर निजी स्तर पर नहीं दिया जाता, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सबसे अभी तक भारत में जीआई अधिकार देने हेतु 1999 से कार्यरत है
और तब से लेकर आज की डेट तक लगभग 365 से अधिक वस्तुओं पर जीआई टैग दिया गया है। 365 से अधिक वस्तुओं पर जीआई टैग भारत में दिया गया है। सबसे पहला जीआई टैग मिला था 2005 में दार्जिलिंग की चाय को। फर्स्ट जीआई टैग जो मिला था वो दार्जिलिंग की चाय 2005 में, ठीक है। अरे नहीं जी, तो आपके नोट्स में जो मिला होगा वो साल भर पुराना नोट्स है ना, मैं अभी बता रहा हूं ना। 325 नहीं, वो लगभग 365 के ऊपर, ठीक है। और अभी हाल ही में मई 2020 में, ठीक है, मई 2020 में मणिपुर के चाको हाओ चावल, जो काले चावल, गोरखपुर के टेराकेटा, लकड़ी के खिलौने, ठीक है ना, कश्मीर के केसर, ठीक है, इत्यादि पदार्थों को जीआई टैग दिया गया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो स्टेट है वो है कर्नाटक, ठीक है। जीआई टैग मत याद करना, ठीक है, बस इतना याद कर लेना कि कितने, लगभग 365 के ऊपर पदार्थों को जीआई टैग दिया गया है। पहला जीआई टैग मिला था 2005 में दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। और सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला जो स्टेट है वो है आपका कर्नाटक, ठीक है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि एक ही पदार्थ को जीआई टैग दो दो स्टेट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, दो दो स्टेट को दे दिया जाता है। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला को उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, हाँ, मई 2020 में जो जीआई टैग दिया गया था वह मणिपुर के चाक हाओ चावल यानी काले चावल, गोरखपुर के टेराकोटा, टेराकोटा मतलब लकड़ी के खिलौने, और कश्मीर के केसर। तमिलनाडु का एक मिठाई भी था जिसका नाम था, तमिलनाडु की मिठाई कोविलपट्टी, कोविलपट्टी एक मिठाई थी, उसको भी जीआई टैग 2020 में दिया गया था। क्लियर? तो ये था आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन। हाँ, सुपारी को भी दिया गया है, ठीक। बहुत सारे पदार्थों को दिया गया है। अब जैसे कोल्हापुरी जो चप्पल है, कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र एवं कर्नाटक दोनों को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब होता है कि जब कोई बौद्धिक संपदा किसी व्यक्ति, जब कोई बौद्धिक संपदा किसी व्यक्ति या संस्था में निहित न होकर बल्कि उसकी परंपरा में निहित होती है, उसके कल्चर में इन्वॉल्व होती है, तब उसके लिए ट्रिप्स के द्वारा जो प्रावधान किया गया है वो है आपका ट्रेडिशनल नॉलेज, पारंपरिक ज्ञान, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो गांव में लोग रहते होंगे, पता होगा उनको, चारपाई बिनने का कलात्मक तरीका देखा होगा, जो रस्सी से चारपाई बीनी जाती है, कितना टफ होता है वो बिनना, ठीक है। तो इसी प्रकार की कोई भी बौद्धिक संपदा जो किसी व्यक्ति या संस्था में न निहित होकर उसके कल्चर में निहित होती है, तो उसके लिए जो आईपीआर के द्वारा संरक्षण दिया जाता है उसी को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। हाँ, खटिया कहते हैं उसको, ट्रेडिशनल नॉलेज। क्योंकि आधुनिकीकरण के कारण धीरे धीरे हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई हैं। तो इन्हीं प्राचीन परंपराएं ये बची रहें, उसके लिए आईपीआर के द्वारा जो संरक्षण की विधि अपनाई जाती है उसी को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। अब
जैसे आपको बायोटेक में मैंने बताया था ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL, इसी के तहत भारत में क्या स्थापना की गई है? TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, 1999 से ही भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें TKDL में एक डिजिटल लाइब्रेरी है, एक वेबसाइट्स है। इस वेबसाइट्स में भारत के जो पारंपरिक ज्ञान है, उन पारंपरिक ज्ञानों का विस्तृत वर्णन है और वैज्ञानिक व्याख्या के साथ वर्णन है। और इसलिए कर दिया गया है ये, ताकि कोई दूसरा देश ये ना कहे कि ये हमारे यहां का पारंपरिक ज्ञान। जैसे हम भारतीय समाज जो है प्राचीन काल से ही हल्दी का प्रयोग करते हुए आ रहा है। ठीक है, अब इस हल्दी के जो, चाहे वो मेडिसिन सेक्टर में हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, हल्दी के उपयोग आप जानते ही हैं, है ना। चोट लग जाती है तो हल्दी का इस्तेमाल होता है। हल्दी में एंटीबायोटिक के गुण होते हैं, एंटीसेप्टिक के गुण होते हैं, है ना। शादी होने वाली होती है तो देखते हैं हल्दी के लेप से नहलाया जाता है। हल्दी की रस्म भी होती है उसमें, पता है। हाँ, तो शादी दुनिया की सबसे बड़ी दुर्घटना है ना। ये ऐसी दुर्घटना है जिसमें चोट के पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। नॉर्मली हल्दी तो चोट लगने के बाद लगाई जाती है। अब ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है, हाँ मिल जाएगा। अब ट्रेडिशनल नॉलेज जो डिजिटल लाइब्रेरी है ये 5 भाषाओं में है, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापान, जर्मन और स्पेनिश। इसमें क्या है कि भारत की जो पारंपरिक ज्ञान है, इस पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक व्याख्या के साथ इसमें डाल दिया गया है, ताकि कोई दूसरा देश ये ना कहे कि ये हमारे देश का पारंपरिक ज्ञान। तो उसके लिए जो संरक्षित की जाती है IPR, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, अब इस ट्रेडिशनल नॉलेज के बाद लास्ट है आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजाइन का मतलब होता है जब कोई बौद्धिक संपदा या सृजनात्मक क्षमता किसी डिजाइन में निहित होती है, उसके रूपरेखा में निहित होती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजाइन का मतलब कि जब कोई बौद्धिक संपदा, जब कोई बौद्धिक संपदा या उसकी सृजनात्मक क्षमता किसी डिजाइन में निहित होती है और वह डिजाइन उसका वाणिज्यिक महत्व रखती है। अगर वह डिजाइन उसका वाणिज्यिक महत्व रखती है तो इसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन। ठीक है, और इसके लिए जो IPR संरक्षित किया जाता है उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन। मकसद क्या होता है इसका? इस डिजाइन का कोई दूसरी या कोई दूसरा कंपनी नकल न कर सके। ठीक, हाँ राखी जी, जब कोई बौद्धिक संपदा या सृजनात्मक क्षमता किसी डिजाइन में निहित होती है और वह वाणिज्यिक महत्व रखती है, ठीक है, तो इसको इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग कहते हैं। और इसको IPR में इसलिए सुरक्षा दी गई है ताकि इस डिजाइन का नकल न किया जा सके। अब उपभोक्ताओं की जो मनोवृत्ति होती है वो डिजाइन से प्रभावित होती है। ठीक है, कैसे? जिसके नाते डिजाइन से वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे आपके कपड़े की डिजाइन है, ठीक है, नहीं कल्चरल सीक्रेट इसमें कल्चरल स्ट्रक्चर नहीं आता है, केवल इंडस्ट्री के तौर पे ये देखा जाता है। ठीक है, जैसे यह एक क्या है ना, व्यापक एक आर्थिक गतिविधि हो गई है। अब कंपनियों और निवेशकों के द्वारा जो निवेश किया जाता है वो काफी लंबे समय तक लाभ मिले, उसके लिए क्या करती हैं कंपनियां? अपने कंपनियों का एक इंडस्ट्रियल डिजाइन कर देती है। जैसे आपका कोई फोन है, सभी फोन का एक स्पेसिफिक डिजाइन होता है। आप देखिए उस डिजाइन की कोई नकल नहीं कर पाता है।
ओप्पो का फोन है, उसकी डिजाइन कुछ और है, वीवो का है कुछ और है, सैमसंग का कुछ और है, और इन सब में विवादित है सैमसंग। बेचारे सैमसंग के हर मॉडल का एक ही आकार रहता था पहले, अब तो चेंज हो गया है ना। हाँ, सैमसंग इकलौता इसमें है, भले उसका मॉडल अलग अलग होता है, लेकिन अगर देखिए बाहरी तौर पे तो सबसा, जब से गैलेक्सी के पहले जितनी भी थी सीरीज, सबका मॉडल एक जैसे ही था, बस उसमें फंक्शन चेंज होते थे, बाकी सबका बाहरी मॉडल एक था। लेकिन आप रेडमी का देख लीजिए, ओप्पो देख लीजिए, वीवो देख लीजिए, इन सब का मॉडल क्या होता रहता है, बिल्कुल चेंजेबल होता है। तो इसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन। ठीक है, तो इतनी चीजें थी आपके किससे रिलेटेड। हाँ, बिसलेरी की बोतल भी, ठीक है, जो बाहरी बनावट होती है। ठीक, तो ये आपका था आईपीआर। ठीक है ना, तो इस आईपीआर के तहत इतनी चीजों को आपको डिस्कस करना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज आपका फिनिश हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईपीआर से क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन देख लेना ना,
क्वेश्चन बैंक मेंस का रखे होगे ना, या तो शायद मैं जो नोट्स भेजा हूं उसमें आईपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मेंस में। मेंस क्या है, देखिए बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है, भारतीय वैज्ञानिकों ने पेटेंट के अनुशासन से चिंतित क्यों है वगैरह। अनिराज जी, अरे मोहित जी, हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज का हम कंबाइंड नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हेल्थ और डिजीज में क्या है, कौन सा रोग किसकी वजह से होता है, इसका लक्षण क्या है वगैरह वगैरह, है ना। तो यही सब चीजें हैं। तो इन सब चीजों को अभी हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे 2 दिन में, तो बायोटेक के साथ ही हम प्रोवाइड करा देंगे, तो उसमें हो जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी आएगा, ठीक है, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। अब मैंने बोला है ना, ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैसेज कर देना। तुम्हारे सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा इसी पे, है ना। हाँ, कॉल मत करना, मैसेज करना बस। कॉल करोगे तो कॉल उठेगा कि नहीं उठेगा कोई गारंटी नहीं है, फ्री रहता हूं तो उठा लेता हूं, ठीक है ना। हाँ, बाकी हर जो भी आपके सिलेबस हैं, जो भी टॉपिक हैं, सबका आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा इकोनॉमिक्स को छोड़कर। हाँ, क्वेश्चन मैसेज, क्योंकि इकोनॉमिक्स छोड़े हुए बहुत दिन हो गया है, इकोनॉमिक्स से टच में रहते नहीं है ना। तो इकोनॉमिक्स बहुत पहले का पढ़ा हुआ है, भूल गया है सब। बाकी तो कोई भी सब्जेक्ट है आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, अब इंटरनल सिक्योरिटी और आईआर ये सब क्या है ना, ये सब अपने पढ़ने की चीज है। हाँ, ये सब नोट्स मिल जाएगा शुभम जी, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगा नोट्स। देखो, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब पता है क्या है, आपकी इसकी उपज है, ठीक है ना। तो एक चीज आप जान लेना कि आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल इशू, सोशल जस्टिस, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें आप अपनी बौद्धिक संपदा के अनुसार लिखना, उसी से नंबर मिलता है। किसी भी कोचिंग का हूबहू नोट्स लिख दोगे, किसी भी किताब को हूबहू छाप दोगे, है ना, नंबर नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है ना, उसको पता है कि तुम कहां से लिख रहे हो, ठीक। किसी भी मैगजीन का थॉट उसमें, शब्द उसमें आपके होने चाहिए, ठीक है। जो फीलिंग है, हाँ, एथिक्स के बारे में भी जो सोच है वो आपकी झलकनी चाहिए, शब्द आपके झलकने चाहिए। हूबहू शब्द किसी भी कोचिंग का उठा के मत लिख देना, चाहे कोई भी कोचिंग हो। बस उनको आप पढ़ो, उनको देखो, उनके थॉट को मत अप्लाई करो, थॉट अपना अप्लाई करो। और सबसे पहली बात है, किसी चीज को सोचो कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फिर अपने आप वो थॉट डेवलप हो जाएगा। अब इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, अब इस इंफॉर्मेशन के तहत हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कंप्यूटर के बारे में। आ रहा है ऋतु जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है, आगे अभी आएगा, ठीक है। तो अब जो कंप्यूटर होता है, जैसे सबको पता है कि कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं। जो कंप्यूटर सबसे शुरू में बना था वो एनालॉग पद्धति पे बना था, बाद में डिजिटल पद्धति पे आया, 01 पे। कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जैसे हम बोलते हैं कैन बी टच, जिनको आप टच कर सकते हो उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। और भारत जो है हार्डवेयर के क्षेत्र में ही क्या है, आगे है कि नहीं? नहीं, भारत हार्डवेयर के क्षेत्र में आगे नहीं है, क्योंकि ये पूंजी प्रधान क्षेत्र है, इसमें पैसा लगता है। सॉफ्टवेयर वे पार्ट होते हैं कंप्यूटर को जिसको हम बोलते हैं कैन नॉट बी टच, आप टच नहीं कर सकते हैं। और भारत सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करता है और इसमें आगे है, ठीक है ना।
क्योंकि ये बुद्धि पर आधारित है। ठीक है, ये किस पे आधारित है? ब्रेन पे आधारित है। और आपको पता ही है कंप्यूटर के 5 भाग जनरली होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, फिर मेमोरी यूनिट होता है, फिर नेटवर्किंग यूनिट होता है, वगैरह वगैरह। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। पहले हम कंप्यूटर को बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, दूसरे को हम बोलते हैं मिनी कंप्यूटर, तीसरे को हम बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मतलब जिसमें बहुत सारे कंप्यूटरों को जोड़ के आपस में काम लिया था, जैसे बैंकिंग कंप्यूटर, रेलवे कंप्यूटर वगैरह। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर का मतलब होता है जटिल आंकड़ों को सुलझाने के लिए जिस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर। आजकल इसी वर्क स्टेशन कंप्यूटर का जो स्थान लिया है उसको हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और इस सुपर कंप्यूटर का मतलब होता है ऐसे कंप्यूटर जिसमें 64 या 64 से अधिक पैरेलल प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, एक से एक जुड़े होते, उनको हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। और इस सुपर कंप्यूटर जो गणना करता है वह पेटाबाइट में करता है। ठीक है, पेटाबाइट या पेटाफ्लॉप में ये गणना करता है। क्लियर? और आप लोग तो सब मोबाइल धारक हैं, पता ही होता है 1 बाइट में 8 बीट होती है। ठीक है, या तो हम इसको दूसरा एक और यूनिट इस्तेमाल करते हैं पेटाफ्लॉप। पेटाफ्लॉप में भी इसको हम गणना करते हैं। अब जो सुपर कंप्यूटर के जनक हैं वो सी में और के हैं वर्ल्ड लेवल पे। भारत में देखो सुपर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट कहां से आया? सुपर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी बायोलॉजी से ही आया। ठीक है, जैसे हम देखते हैं 2 प्रकार की इंटेलिजेंसी होती है, एक नेचुरल इंटेलिजेंसी और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो नेचुरल इंटेलिजेंसी का मतलब क्या है? हमारी ब्रेन है और ब्रेन में खरबों न्यूरॉन्स है, और ये खरबों न्यूरॉन्स कहां जुड़ी हुई हैं? आपके ब्रेन से जुड़ी हुई है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर सुपर कंप्यूटर को विकसित किया गया कि क्यों ना बहुत सारे जो प्रोसेसर हैं, बहुत सारे प्रोसेसर को पैरेलल वेव में जोड़ दें। तो ब्रेन से ही क्या डेवलप हुआ? सुपर कंप्यूटर, उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, अब सुपर कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस हैं ये लगभग हर फील्ड में है। मौसम एवं जलवायु की भविष्यवाणी की जा सकती है, मानव के हाव भाव को समझा जा सकता है। ठीक है, उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझा जा सकता है, ब्रह्मांड के अध्ययन में, अंतरिक्ष के अध्ययन में, ध्रुवीय क्षेत्रों के अध्ययन में, जियोग्राफी में। ठीक है ना, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ई डेमोक्रेसी, सब में आपका सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान में भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। बस इसके साथ चुनौती भी है। चुनौती सबसे बड़ी है कि साइज का बड़ा होना, और जब आकार की चुनौती है फिर उसके बाद रखरखाव की भी चुनौती है, लागत भी अधिक होती है, और सबसे बड़ी बात कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की भी चुनौती होती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण की भी चुनौती होती है। ठीक है, इन सभी चुनौतियों में जो सबसे बड़ी चुनौती है सुपर कंप्यूटर की वो है इसके आकार को लेकर। ठीक है, और इसी सुपर कंप्यूटर के आकार का जो समाधान है वो है आपका कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर या फिर क्वांटम कंप्यूटर या ऑर्गेनिक कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि आप देखिए कंप्यूटर की क्षमता जब आपके मोबाइल में आ गई, स्मार्टफोन हो गया है ना आजकल का मोबाइल आपका कंप्यूटर, जब वही नॉर्मल कंप्यूटर आपके लैपटॉप में आया साइज क्या हो गई? छोटी हो गई। तो बस इतना समझिए कि जब सुपर कंप्यूटर को हम नॉर्मल कंप्यूटर के साइज में ले आते हैं उसी कंप्यूटर को हम बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या करता है? विद्युत धारा पे डिपेंड होता है, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वह एटम पर आधारित होता है। उसमें ट्रांजिस्टर, सुपर कंप्यूटर वगैरह में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में फेटोमीटर का प्रयोग होता है। यह एटम पर आधारित, अभी आएगा आगे क्वांटम कंप्यूटर।
अब भारत में जो सुपर कंप्यूटर 1980, बड़ी इसकी चर्चित कहानी है। 1980 के दशक में पहली बार भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने की आवश्यकता महसूस हुई तो अमेरिका की 3 कंपनियों से बात चली, आईबीएम, एचपी और क्रे कंप्यूटर, तीनों कंप्यूटर से। तो आईबीएम और एचपी ने मना कर दिया देने से, बट क्रे कंप्यूटर राजी हो गया हमको सुपर कंप्यूटर देने के लिए। अब इस क्रे कंप्यूटर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दबाव में हमको सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। उसके चलते भारत सरकार ने फिर सीडैक की स्थापना की, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। अब इस सीडैक कंपनी का जो निदेशक थे, इसके कार्यकर्ता जो थे वो थे विजय भटकर, और विजय भटकर को ही भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। और विजय भटकर के नेतृत्व में ही सीडैक की स्थापना की गई और इसी सीडैक के तहत नेशनल कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत की गई। अभी वर्तमान में जो 2015 से 2022 तक जो मिशन चल रहा है उसका नाम है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इस मिशन के तहत लगभग 73 सुपर कंप्यूटर को बनाने का लक्ष्य रखा गया। और अभी लेटेस्ट की घटना मैं बता रहा हूं, 16 नवंबर 2020 को लगभग 500 शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की जो लिस्ट जारी हुई है वर्ल्ड लेवल पे, उसमें भारत का जो परम सिद्ध है, भारत का परम सिद्ध 63वीं रैंक मिली। ठीक है। अब जो सुपर कंप्यूटर है, ऐसा नहीं कि केवल सीडैक ही बनाती है, इसरो भी अपना सुपर कंप्यूटर बनाया है। याद करो, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में मैंने बताया था सागा 220 था ना। डीआरडीओ का अपना सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है पेस। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का अपना सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है अनुपम। ठीक है। तो जो दुनिया के अगर हम 5 सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सबसे एडवांस तकनीकी का जो सुपर कंप्यूटर है वो है यूएसए का, जिसका नाम है सुमित। सुमित के बाद फिर चाइना का है सनवे ताइनू लाइट। ठीक है। तो विश्व के 5 सुपर कंप्यूटरों में भारत का एक भी नहीं है। और भारत में सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है प्रत्युष है, जिसकी जो गणना है वो है 4 पेंटाफ्लॉप। ठीक है ना। ये मिहिर भी सुपर कंप्यूटर है, मिहिर के साथ मिलकर काम करता है, जिसके कारण इसकी जो गणना है वो 6.8 पेंटाफ्लॉप्स हो जाती है। ठीक है। सुपर कंप्यूटर के बाद होते हैं हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर। हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर में 3 प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। एक होता है क्वांटम कंप्यूटर, दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंप्यूटर और तीसरा होता है ऑप्टिकल कंप्यूटर। हाँ बिल्कुल ऋषभ जी, महंगी होती है। ठीक। तो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर का मतलब वे कंप्यूटर जिनकी गति और क्षमता सुपर कंप्यूटर जैसी होती है, परंतु इनका आकार जो होता है वो पर्सनल कंप्यूटर जैसा होता है। अब उसमें पहला है आपका क्वांटम कंप्यूटर। तो जो क्वांटम कंप्यूटर होता है, ऐसे कंप्यूटर जिसमें प्रोसेसर या ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटरफेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? इंटरफेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। यानी ये किस पे आधारित होती हैं? एटम पर आधारित होती। ठीक है।
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होती है ना, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा केवल सीधी है? नहीं, इलेक्ट्रॉन की दिशा अरबों टाइप्स की होती है, ठीक है। तो जो क्वांटम कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉन की सभी दिशाओं का इस्तेमाल करता है, और इसी कंप्यूटर क्वांटम सिग्नल को प्राप्त करने के लिए चाइना ने 2016 में दुनिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट छोड़ा था, ठीक है ना। दुनिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट छोड़ा था, जिसको इस क्वांटम सैटेलाइट्स को हम बोलते हैं मिसिपस। मिसिपस बोला जाता है उस क्वांटम सैटेलाइट। तो क्वांटम कंप्यूटर के बाद है दूसरा, और अब सॉरी वो है ऑर्गेनिक कंप्यूटर, ठीक है ना। अभी ये चर्चा में नहीं आया है, केवल एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक कंप्यूटर को हम डीएनए कंप्यूटर भी बोलते हैं। जैसे डीएनए में बहुत सारी गणनाओं को संरक्षित किया जा सकता है, तो उसी तरीके से जो डीएनए कंप्यूटर होता है उसमें एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम है बैसिलस सबटिल्स। ये सबसे कठोर बैक्टीरिया होता है जीवाणु। इसमें क्या किया गया, बहुत सारे डाटा को डाल दिया गया, ठीक है। तो ये क्या किया, जीवाणु उन डाटा को अपने अंदर संग्रहित कर लिए, ठीक है। तो ऐसा भविष्य में अनुमान है कि हम प्रोसेसर की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं जीवाणुओं का इस्तेमाल करेंगे। तो उन कंप्यूटरों को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंप्यूटर। तीसरा है आपका हाई परफॉर्मेंस में ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो ऐसे कंप्यूटर जिसमें प्रोसेसर या ट्रांजिस्टर के स्थान पर फोटोनिक डिवाइस, ठीक है, यानी कि प्रकाश को उत्पन्न करने वाले डिवाइस का अगर हम प्रयोग करेंगे, जैसे लेजर हुआ, एलईडी हुआ, एलसीडी हुआ वगैरह, तो ऐसे कंप्यूटर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल कंप्यूटर, ठीक है। अब जो क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीजें आई थी 2020 में, जिनको हम बोलते हैं क्वांटम सुप्रीमेसी, या इसको हम बोलते हैं साइकोमेव क्वांटम प्रोसेसर, ठीक है। गूगल ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। गूगल ने क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम सुप्रीमेसी यानी एक ऐसा प्रोसेसर का निर्माण किया था जिसको हम बोलते हैं साइकोमेव क्वांटम प्रोसेसर। उसने गूगल ने क्या किया था कि 200 सेकंड में एक गणना को हल किया था, जिसको हल करने में एक सुपर कंप्यूटर को लगभग 10,000 साल लग जाता, और ये सक्सेसफुली किया गूगल ने जनवरी 2020 में। इसको हम बोलते हैं क्वांटम सुप्रीमेसी, जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। अब इस कंप्यूटर के बाद नेक्स्ट चलते हैं, बड़ा चर्चा था एक और था जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, जैसे अभी जो तार वाला मैसेज जाता था आपका, उसमें मैसेज ओवरलैप हो जाता है। जैसे आप कभी कभी फोन करते हैं तो देखते हैं आप फोन मिलाए कहीं और, मिल गया कहीं और, उन दोनों लोगों की बातें आपको सुनाई देती, ठीक है ना। हाँ, सब कुछ पीडीएफ में है, आप देखिएगा ध्यान से, मैंने भेज दिया, सब कुछ है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसको हम लाइफ लाइन ऑफ टेलीकॉम भी बोलते हैं। जैसे ऑप्टिकल फाइबर में कभी भी सूचनाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होती। नॉर्मली जो तार वाली सूचनाएं होती हैं उनके द्वारा ज्यादा सूचनाओं को प्रेषण हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर द्वारा एक ही समय में हम लगभग करोड़ों सूचनाओं को एक साथ भेज सकते हैं, और ये सूचनाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होती हैं। तो ये कांच की नली की बनी होती हैं जो प्रकाश के सिद्धांत पर काम करती हैं, और वो प्रकाश का सिद्धांत है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती, जैसे मान लीजिए इधर एयर है और इधर आपका वाटर है, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है और दूसरा माध्यम अगर सघन है यानी कि गाढ़ा है, तो नॉर्मली प्रकाश
सीधी रेखा में चलती है, ये इसका अविलंब है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो दूसरे माध्यम में जब गुजरती है और दूसरा माध्यम सघन होता है तो ये अविलंब की तरफ झुक जाती है, सीधे नहीं जाती। ठीक है, इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जैसे जैसे हम ये एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये प्रकाश इधर आता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गई तो अब ये प्रकाश यहां नहीं आएगा, उसी वापस दिशा में क्या होगा, मुड़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी की वजह एक एग्जांपल देख लीजिए, जो डायमंड चमकता है वह इसीलिए चमकता है, इसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक, इसी सिद्धांत का इस्तेमाल होता है आपके ऑप्टिकल फाइबर में। यहां से संकेत भेजा जाता है और ये संकेत यहां से टकरा कर वापस नहीं आता है, इसी में ट्रेवल करते हुए फिर यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है कि एक ही समय में बहुत सारे संकेतों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं और इससे क्या होता है कि संकेतों की ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है ना, और एक ही समय में जैसे नॉर्मल वायर के द्वारा हम एक साथ सिर्फ 20 टेलीविजन को चला सकते हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा हम एक ही समय में लगभग 800 टेलीविजन को चला सकते हैं। यह है ऑप्टिकल फाइबर की क्वालिटी। और इसी ऑप्टिकल फाइबर को लेकर भारत सरकार द्वारा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 2011 में लॉन्च किया गया और उसका यह लक्ष्य था कि 2011 में जो ये आया था, जिसको हम NOFN बोलते हैं, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मिशन, की 20,000 करोड़ रुपए की लागत से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और 2.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। इसी का नाम बदलकर 2015 में कर दिया गया भारत नेट। ठीक, और अभी आप देखे होंगे 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ने एक घोषणा भी की थी कि 2020 को 74 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश को यह अनाउंसमेंट किया था कि 1000 दिनों में लगभग 6 लाख भारतीय गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। ठीक, 1000 दिनों में 6 लाख भारतीय गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये लक्ष्य है आपके ऑप्टिकल फाइबर का सूचनाओं को प्रेषण करने के। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है इसमें नेटवर्किंग। ठीक है, यानी कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को सूचनाओं के साझा के लिए आपस में जोड़ा जाता है तो उनको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। और इस नेटवर्किंग को दो रूपों में व्यक्त किया जाता है, एक को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क और दूसरे को हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है छोटे भौगोलिक क्षेत्रों से आपस में जोड़ना और वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ना। ठीक है, और इसी वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत एक शब्द आता है इंटरनेट। इंटरनेट भी क्या है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, अब भारत में जो इंटरनेट होता है, अब भारत में इंटरनेट की जो प्राप्ति होती है, इंटरनेट का सिंपल सा मतलब होता है कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे जो तार बिछाए गए हैं, जिसके जरिए कंप्यूटरों को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, अब भारत में जो ये तार हैं, पहले तो समझ जाइए इंटरनेट का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, बहुत बड़ा नेटवर्क। ठीक है, अब भारत में दो शहर मुंबई और चेन्नई, इन दोनों शहरों से इंटरनेट की प्राप्ति की जाती है और भारत में इंटरनेट कनेक्शन की जो प्राप्ति है वो निक्सी करती है, NIXI। कौन करती है, निक्सी करती है। इसका नाम है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज इंडिया। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। अब
इंटरनेट की प्राप्ति कहां हुई? मुंबई और चेन्नई से, समुद्र के नीचे बिछे हुए केबल तारों से। अब निक्सी क्या करती है फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ये देती है, जैसे आपका एयरटेल, जियो, वोडाफोन वगैरह। फिर ये क्या करती हैं? आपको नागरिकों को सप्लाई करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या प्राप्ति होती है? इंटरनेट की प्राप्ति होती है ना? अब इसी इंटरनेट से रिलेटेड चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चर्चा में आजकल बहुत ज्यादा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सिंपल सा मतलब आप नोट्स में पढ़िएगा, सब मिल जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि हम अपनी लाइफ में जितनी भी दैनिक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इनको इंटरनेट से जोड़ देते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे आप कार से उतरे, अब कार का आप चाबी से दरवाजा नहीं बंद करते हैं, रिमोट दबाया नहीं कि दरवाजा लॉक हो गया, ठीक है, फिर रिमोट दबाया नहीं कि दरवाजा खुल गया। जैसे ही आप घर में एंट्री किए, आपका दरवाजा खुला नहीं कि लाइट अपने आप जल गई, फैन चालू हो गया, एसी चालू हो गया वगैरह। तो दैनिक वस्तुओं को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना ही क्या कहलाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक, अब उसके बाद इतनी चीजें आपके इंफॉर्मेशन में है। इंफॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट है इसमें कम्युनिकेशन, संचार माध्यम। हाँ, सेंसर के थ्रू वर्क करते हैं। अब इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए हमको क्या चाहिए? बिग डाटा, ज्यादा डाटा चाहिए। ठीक है, अब कम्युनिकेशन मीडियम दो प्रकार का होता है, एक विथ वायर होता है, एक विदाउट वायर होता है। ठीक है, एक तार युक्त होता है, एक बेतार होता है। तो तार युक्त कौन सा हो गया? आपका ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, या फिर नॉर्मल तार वाला। हाँ, अभी आ रहा है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक बही खाता है, ठीक है, जिसमें आप इसको देख तो सकते हैं, लेकिन इसमें आपके अलावा जितने लोग भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक बही खाता होता है। इसमें देख तो सब सकते हैं, लेकिन इसमें जो भागीदारी होती है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हर कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ आप कर सकते हो। और आप इसमें डाटा को हटा नहीं सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ब्लॉकचेन ऐसे आप समझो, आप फोन पे, गूगल पे इस्तेमाल करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इस्तेमाल करते हो, उसमें जितना भी ट्रांजैक्शन होता है आप जानबूझ के उसको डिलीट नहीं कर सकते हो, किसी भी प्रकार का आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हो। इनक्रिप्टेड होती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इस ब्लॉकचेन में एक आता है बिटकॉइन, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, पार्शियल करेंसी। जो आपको कैशबैक मिलता है ना, जो कैशबैक मिलता है वही आपका पार्शियल करेंसी होता है, जो रियल मुद्रा नहीं होती है, लेकिन रियल मुद्रा की तरह क्या करती है? बिहेव करती है। ठीक, अब वायरलेस कम्युनिकेशन में पहला है आपका सेल फोन, मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन की कई कैटेगरी होती है। पहले को हम बोलते हैं सीडीएमए। क्या बोलते हैं? सीडीएमए। सीडीएमए का मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यदि मोबाइल सेलुलर टावर द्वारा सैटेलाइट तक सिग्नल, ठीक है, यदि मोबाइल सेलुलर टावर के द्वारा सैटेलाइट तक जो सिग्नल है, अगर वो कोड के रूप में भेजे जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इस टाइप के जो फोन होते हैं, उन फोन में सिम जो होती है इनबिल्ट होती है, और आप इसके सिम को बदल नहीं सकते। ठीक है, और दूसरी चीज कि ऐसे फोन में रोमिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। दूसरी तकनीकी है जिसको हम बोलते हैं टीडीएमए, जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो यही है टीडीएमए। टीडीएमए को हम बोलते हैं टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, यानी कि इसमें जो सिग्नल होते हैं वह 1/10 सेकेंड के अंतराल पर भेजे जाते हैं, यानी टाइम स्लॉट में भेजे जाते हैं।
सिग्नल को टाइम स्लॉट में अगर हम भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और आजकल इसी को कहा जाता है जीएसएम। जीएसएम इसलिए कहा जाता है कि इसमें रोमिंग की सुविधा मिलती है। इसको हम बोलते हैं ग्लोबल सर्विस मोबाइल। ठीक है। अब मोबाइल जनरेशन कई प्रकार के होते हैं, 1G, 2G, 3G, 4G, और आजकल चर्चा में है 5G। ठीक है। तो 2G मोबाइल है, इसकी शुरुआत 1981 में। रोमिंग क्या होता है कि जब आप एक नेटवर्क सर्किल से दूसरे नेटवर्क सर्किल में जाते हैं तो आपको उस कंपनी का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको सर्विस देता है। ठीक है। 1G की शुरुआत 1981 में जापान से हुई थी। इसमें आवाज एवं डेटा का संचार ही संभव था। 2G जो होती है वो डिजिटल सिग्नलों पर आधारित थी। 1991 से फिनलैंड में शुरुआत हुई। इसमें आवाज और डेटा के साथ साथ मल्टीमीडिया संचार संभव हुआ। 3G जो सर्विस थी, 3G सर्विस 2G सर्विस की तरह थी, बट इसमें जो डेटा एक्सेस था वह 2G की तुलना में क्या था, बहुत ज्यादा था। 3G के बाद फिर 4G आई। 4G में आंकड़ों की जो गति है वो लगभग 100 Mbps से 1 Gbps की हो जाती है। ठीक है। जीएसएम का फुल फॉर्म है ग्लोबल सर्विस मोबाइल। ठीक है। 3G में जो स्पीड थी वह 100 kbps से 5 Mbps थी, लेकिन जो 4G में सर्विस थी वह 100 Mbps से 1 Gbps तक हो जाती है। अब इस 4G में दो चीजें आती हैं, एक आता है LTE और दूसरा आता है VoLTE, वोल्टी, दो आता है। तो सिंपल तौर पे आप ये समझ लीजिए, जब 3G और 4G पर, सिंपल, ठीक है, 3G और 4G पर जब इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाती है तो इसी को हम बोलते हैं एक तरीके से LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है। सैटेलाइट फोन वे होते हैं जो जिनके बीच जो संचार का माध्यम होता है केवल सैटेलाइट और रिसीवर के बीच होता है, मोबाइल टावर की उसमें आवश्यकता नहीं होती। अब LTE और वोल्टी में बड़ा डिफरेंस है। LTE सर्विस क्या होती है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसको हम बोलते हैं। यह 4G कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सर्विस होती है। इसमें जब आप वॉइस कम्युनिकेशन करते हो तो डाटा ऑफ हो जाता है LTE में। वोल्टी में क्या होता है कि वॉइस कम्युनिकेशन के दौरान आपका डाटा कभी भी ऑफ नहीं होता। ये अंतर है आपके LTE और वोल्टी में। और वोल्टी सेवा शुरू करने वाली भारत की पहली कंपनी है जियो कंपनी। LTE सेवा शुरू करने वाली भारत की जो कंपनी है वो है आपकी एयरटेल। ठीक है। नेक्स्ट है इसका 5G। 5G जो जनरेशन जो है वो LTE की, हाँ बिल्कुल हर्षी, 5 जनरेशन जो है वो LTE की अगली पीढ़ी का वर्णन करने के लिए है। इसमें जो स्पीड का अंतर है, इसमें जो स्पीड है वह 20 Gbps से 10 Gbps के बीच रहती है। ठीक है। और भारत में जो मेन चीज है स्पीड का ही है बस, और भारत में लगभग 2022 तक इसके लॉन्च हो जाने की पूरी उम्मीद है। ठीक है। सैटेलाइट फोन में आपका मोबाइल टावर का इस्तेमाल नहीं होता है, दो सैटेलाइट के बीच में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। वायरलेस सर्विस में एक और सर्विस है जिसको हम बोलते हैं वाईफाई। ठीक है। वायरलेस फिडेलिटी। तो वाईफाई का अर्थ ही होता है बेतार। यह तार रहित रेडियो संचार प्रणाली है। ठीक है। तार रहित रेडियो संचार प्रणाली है जिसके माध्यम से तार रहित संचार किया जाता है। ठीक है। और इसी वाईफाई से रिलेटेड है आपका लाईफाई। क्वेश्चन भी आ चुका है। लाईफाई क्या है, प्रकाश तरंगों पर आधारित है। ठीक है। जिसकी डाटा संचारण की जो गति है वो वाईफाई की तुलना में 250 गुना ज्यादा होती है।
ठीक है। तो लाइफाई का मतलब है इसमें कि प्रकाश तरंगों पर आधारित है, जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट या बल्ब, ठीक है। जैसी आप बल्ब को ऑन किए, लाइफाई क्या करता है, तुरंत इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना शुरू कर देता है वाईफाई की तरह। बट वाईफाई के द्वारा हम बड़े रेंज में इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन लाइफाई के द्वारा हम सिर्फ उन्हीं स्थानों पर इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं जहां तक प्रकाश अवेलेबल है। तो लाइफाई का इस्तेमाल छोटे स्तर पर किया जाएगा और वाईफाई का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाएगा। इसी से रिलेटेड है आपका वाईफाई, ठीक है। वाईफाई का मतलब होता है कि जब टेलीविजन प्रसारण के माध्यम से इंटरनेट सेवा, नहीं भाई, लाइफाई रात में दिन में काम करने का मतलब नहीं है, जैसे लाइट जलेगी वैसे वो काम करेगा, बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी, एलसीडी वगैरह। उसके बाद वाईफाई का मतलब होता है, वाईफाई का मतलब होता है कि जब इंटरनेट सिग्नल का प्रसारण टेलीविजन के माध्यम से होता है तब हम इसको बोलते हैं वाईफाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक। अब इसी से रिलेटेड है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब होता है ऐसी तकनीकी जिसमें कंप्यूटर अपने प्रोग्राम में दिए जा रहे निर्देशों को समझने के बाद उन्हें संरक्षित करता है और उसके आधार पर भविष्य की जरूरतों को समझते हुए निर्णय लेता है या उसके अनुसार कार्य करता है। इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऐसी तकनीकी है जिसमें कंप्यूटर अपने प्रोग्राम में दिए जा रहे निर्देशों को समझने के बाद उन्हें संरक्षित करता है, उसके आधार पर भविष्य की जरूरतों को समझते हुए निर्णय लेता है और फिर उसके अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसके बाद इसमें फिर नेक्स्ट है नेट न्यूट्रलिटी, नेट निरपेक्षता। नेट निरपेक्षता का तात्पर्य है इंटरनेट सेवाएं सभी कंपनियों के द्वारा सभी उपभोक्ताओं को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराना, क्योंकि नाम ही क्या है, निरपेक्षता। फेसबुक कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अलग अलग वेबसाइटों के सर्च के लिए अलग अलग पैसे की वैल्यू, यानी अलग अलग डाटा को किया जाए, ठीक है, जिसको भारत में रिजेक्ट कर दिया गया। खैर एयरटेल कंपनी इसके लिए एग्री थी, लेकिन भारत में इसको रिजेक्ट कर दिया गया और भारत में यह कहा गया कि अभी भी इंटरनेट सेवा हर जगह उपलब्ध नहीं है, इसलिए अलग अलग वेबसाइटों पर सर्च के लिए अलग अलग खर्च भारत में लागू करना तर्कसंगत नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसी को हम बोलते हैं नेट निरपेक्षता। नेट निरपेक्षता या नेट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि इंटरनेट सेवाएं सभी कंपनियों के द्वारा सभी उपभोक्ताओं को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कर, ठीक है। अब एक शब्द और इसमें आता है क्लाउडिंग कंप्यूटिंग, ठीक है। अब क्लाउडिंग कंप्यूटिंग बड़ा चर्चा में रहता है। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउडिंग कंप्यूटिंग कुछ नहीं है, आप ये समझिए इंटरनेट को ही हम क्लाउडिंग कंप्यूटिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका फोन है, ठीक है ना, तो कुछ ऐसे क्लाउडिंग कंप्यूटिंग का मतलब होता है किराए पर सॉफ्टवेयर को लेना। जैसे मान लीजिए आपको व्हाट्सएप यूज करना है, तो अब व्हाट्सएप यूज करना है तो व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर आपने अपने मोबाइल में मत इंस्टॉल कीजिए। अब क्या करते हैं, क्लाउड से आप क्या करते हैं, उन सॉफ्टवेयर को लेते हैं, यूज करते हैं और जैसे ही बंद करते हैं वो सॉफ्टवेयर फिर क्लाउड पे चले जाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐप होते हैं, जैसे वीमैट है, शेयर चैट है, आप इसको देखिए, इसमें बहुत सारे ऐप होते हैं। इसको ओपन करिए, सारे ऐप खुलते हैं, आप यूज करिए, आप कीजिए, ये सारे के सारे स्नैपचैट पे चले जाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो स्पेस है, रैम जो है वो फोन में बचा रहेगा, फोन कभी हैंग नहीं करेगा। तो क्लाउडिंग का मतलब ही होता है कि सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के माध्यम से लेना, फिर यूज करना और जैसे यूज करेंगे वो सॉफ्टवेयर फिर कहां चले जाएंगे,
इंटरनेट पे चले जाए। ठीक है, हाँ, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है वगैरह जो भी चीजें, तो इसी को हम बोलते हैं क्लाउडिंग कंप्यूटिंग। यानी तकनीकी भाषा में इंटरनेट को ही क्या कहा जाता है, क्लाउड कहा जाता है। ठीक है, यानी क्लाउडिंग से तात्पर्य इंटरनेट के माध्यम के द्वारा कंप्यूटर को कार्य करने से। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, डाटा हस्तांतरण को सुरक्षित करने की तकनीकी है। हर्ष, क्लाउडिंग का मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से ही। हर्ष जी, क्लाउड में जो डाटा स्टोरेज होता है, जैसे एप्पल का आप देखिए, एप्पल कंपनी क्लाउड का आपसे चार्ज लेती है। जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं वो क्लाउड पे रहते हैं, आपको यूज करना है, उस क्लाउड से आप लेते हो, यूज करते हो, जैसे ही आप करते हो फिर कहां चली जाती है, क्लाउड पे चली जाती है। वो आपके सिस्टम में रैम को नहीं घेरती है, मेमोरी को टच नहीं करती है, और आपका सिस्टम स्मूथली चलता है। तो क्लाउडिंग का सीधा तात्पर्य है इंटरनेट के माध्यम के द्वारा कंप्यूटर को कार्य करने से। हाँ, वो क्लाउड प्रोवाइड करता है, इसलिए तो पैसे लेता है ना। अब आपका जो नॉर्मल फोन है उसकी मेमोरी फिक्स रहती है, आईफोन में आप पैसे देते रहते हैं, आपकी मेमोरी वो बढ़ाता रहता है, उसके वो मंथली चार्ज लेता है। ठीक है, हाँ, एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है, बट जो ओएस में है, जो उनका एप्पल वालों का है, उसमें ये सुविधा है, चार्ज लगता है, इसलिए तो सब फोन महंगे होते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डाटा स्थानांतरण को, नहीं, क्लाउड का मतलब यहां बादल से नहीं है हरीश जी की बारिश होने पे कुछ, ऐसा कुछ नहीं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब डाटा स्थानांतरण को सुरक्षित करने की तकनीकी, जिसमें एक बही खाते का प्रयोग किया जाता है, और यह जो बही खाता है, हाँ, जैसे एंड्रॉयड में है गूगल ड्राइव है, ठीक है, बही खाते का प्रयोग किया जाता है। इस बही खाते को अन्य प्रयोगकर्ताओं के साथ साझा भी किया जाता है। प्रत्येक यूजर इस बही खाते को देख सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। यानी ये टोटल क्या होती हैं, इनक्रिप्टेड होती हैं, और इसमें ये जो होती हैं बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के आधार पर कार्य करती है। ठीक है, अब इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो लेटेस्ट भारत में है वो है वाईफाई कॉलिंग। एयरटेल ने इसको सबसे पहले शुरू किया था, फिर जियो ने शुरू किया, अब उसके बाद जल्दी ही वोडाफोन शुरू करने वाली है, और दिल्ली में वोडाफोन 15 जनवरी से 3G सर्विस बंद करने वाली है। ठीक है, अब वाईफाई कॉलिंग एक नई तकनीकी है जिसके माध्यम से हम बिना कैरियर नेटवर्क के मोबाइल नेटवर्क से किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है ना, वाईफाई कॉलिंग का मतलब कि जिसके माध्यम से हम बगैर कैरियर नेटवर्क या मोबाइल नेटवर्क के हम किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको वाईफाई कनेक्शन की आवश्यकता होती है, और भारत में एयरटेल ने सबसे पहले वाईफाई कॉलिंग की सुविधा आरंभ की थी। नहीं, बीएसएनएल ने स्टार्ट की थी, एयरटेल ने स्टार्ट की थी। संचार से संबंधित मैक्सिमम चीजें प्राइवेट सेक्टर ही स्टार्ट कर रहे। वाईफाई का मतलब होता है प्रमोद जी, जो इंटरनेट सेवा अगर टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित की जाती है तो उसको हम बोलते हैं वाईफाई। ठीक, तो इतनी चीजें आपके हैं, उसमें प्रकाश तरंगों का प्रयोग किया जाएगा प्रमोद जी। ठीक है, तो इतनी चीजें आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मौजूद। वाईफाई इसका एग्जाम्पल नहीं है, अभी ये तो चर्चा में है भी नहीं, कॉन्सेप्ट ही है बस ये। यानी टेलीविजन प्रसारण के द्वारा इंटरनेट सिग्नलों का प्रसारण किया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं वाईफाई। ठीक है ना, इसको हम टीवी व्हाइट स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन इसको हम क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं,
तो जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो सामान्य मुद्रा की भांति इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली मुद्रा, इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली मुद्रा है। जैसे अमन जी, आप आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो आपको कैशबैक मिलता है, इट इज द पार्शियल करेंसी, उसी को हम बोलते हैं बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी। अब वो जो आपके वॉलेट में जाता है, उस वॉलेट से आप कुछ भी खरीद सकते हो, होता है, कुछ भी खरीद सकते हो। तो अब वो क्या है, अब वो इंटरनेट की मुद्रा है, रियल मुद्रा नहीं है। वो कौन सी है, इंटरनेट की मुद्रा है, और ये क्रिप्टो करेंसी पर आधारित होती है, ठीक है ना। इसी को हम वर्चुअल या आभासी मुद्रा भी कहते हैं। हाँ सनी जी, लाइफाई है इंडिया में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लाइफाई का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन इस बार यूपीएससी में आया था, दैट इज कॉल्ड लाइफाई। लाइफाई को हम बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है ना, लाइफाई को हम बोलते हैं विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। और इस बार प्री में इसी से क्वेश्चन आया था, जो कि वाईफाई की तुलना में लगभग 250 गुना ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है। वाईफाई में रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है, जबकि लाइफाई में प्रकाश तरंगों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब होता है कि ऐसी तकनीकी जिसमें कंप्यूटर अपने प्रोग्राम में दिए जा रहे निर्देशों को समझने के बाद उन्हें संरक्षित करता है, उसके आधार पर भविष्य की जरूरतों को समझते हुए निर्णय लेता है और उसके अनुसार कार्य करता है। यानी कि कंप्यूटर या कोई मशीन अपने अनुसार जो उसके अंदर भरे जाते हैं सूचना, उन सूचनाओं को समझने पढ़ने के बाद जो कार्य करता है, उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वही मशीन लर्निंग, सेम चीज। अब देखो, साइबर इंश्योरेंस, साइबर क्राइम अपने नाम से ही संबंधित है। हाँ, चाणक्य के बुक में मिलती है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थी। हाँ, जो चाणक्य का बुकलेट है उसमें मिल जाएगा आपको। देखो, बिग डाटा टेक्नोलॉजी, बिग डाटा का मतलब होता है इंटरनेट पर मौजूद उन डाटा और उन आंकड़ों से जो सामान्य उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट पर किए गए कार्यों से बनता है।